हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए यहाँ हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 39वें बिहार पीएससी परीक्षा 1994 का पेपर आज सॉल्व करने वाली हूँ। और इस वीडियो में आज 100 टॉप क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को आप देखिए। और यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैम स्टडी नाम के करके हुई है, लेट्स क्विज मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दो। और यहाँ पे भी यूज़र वीके जैसे नाम से है, मैम प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो। तो ऐसे कमेंट, बहुत सारे कमेंट आया आप लोग की वजह से, कहने की वजह से मैं यहाँ पे आज 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कराने वाली हूँ। आप लोग को भी कोई अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो हमारे यहाँ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आद्य ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 2, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए हमारा दिया गया है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एक देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि क्यों, यहाँ पे पूछा गया है, वो भी क्यों। तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एक देवताओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी भगवद गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। तो यहाँ पे राइट आंसर दिया गया गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से हुई है? तो यहाँ पे अछूत की अवधारणा पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी धर्मशास्त्रों के समय में। तो यहाँ पे अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से किस काल में हुई, ये पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हुआ अछूत की अवधारणा ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से किस काल में हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 5, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मांड युग, ऑप्शन बी सूत्र युग, ऑप्शन डी सी रामायण युग, ऑप्शन डी महाभारत युग। तो यहाँ पे 800 से 600 ईसा पूर्व का किस काल के नाम से जुड़ा गया है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग। क्वेश्चन नंबर 6, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो ऑप्शन ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। यहाँ पे संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? ये किस लिए विख्यात था? ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। जो संगम युग था वह कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र है। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन ए पार्थियन, ऑप्शन बी हिंदू यूनानी लोग, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी गुप्त। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो ऑप्शन नंबर डी गुप्त युग का। हमारा राइट आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 8, आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए है उपाल, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी राहुल भद्र, ऑप्शन डी मधुमक
ऑप्शन डी मक्खलीपुत्र घोषाल। तो यहाँ आजीविक संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन डी मक्खलीपुत्र घोषाल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मक्खलीपुत्र घोषाल। क्वेश्चन नंबर 9, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ऑप्शन ए संगम साहित्य, ऑप्शन बी मिलिंद पन्नो, ऑप्शन सी जातक कहानियाँ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जो उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी मिलिंद पन्नो। क्वेश्चन नंबर 10, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो ऑप्शन ए मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुमिनदेई स्तंभ, ऑप्शन सी किन स्तंभ, ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। तो वह पूछा गया अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी भाब्रू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 11, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी अशोक का सोपरा अभिलेख। तो यहाँ पे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक कब फैला हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 12, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन डी प्रतिहार। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था। तो ऑप्शन ए है तजादुद्दीन एलदौज, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन कुबाचा। तो यहाँ भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 14, किस सुल्तान ने काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित किया। तो ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोजा शाह तुगलक। तो यहाँ पे पूछा गया है राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे किस ऑप्शन नंबर 40, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। तो ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोजा शाह तुगलक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 15, सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल किन धातु के बने थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए चांदी तांबा, ऑप्शन बी सोना चांदी तांबा, ऑप्शन सी चांदी जस्ता तांबा, ऑप्शन डी सोना जस्ता तांबा। तो यहाँ सल्तनत काल के सिक्के पूछा गया है जो टंका ससगनी एवं किन धातु के बने होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए चांदी तांबा। क्वेश्चन नंबर 16, 12 मासा की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इसामी, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन डी रस खान। तो 12 मासा की रचना किसने की थी। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। सॉरी रॉन्ग आंसर हो गया, अमीर खुसरो नहीं है, 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जवाबित का संबंध किससे था। तो ऑप्शन ए राज्य कानून से, ऑप्शन बी
मनसब प्रणाली का नियंत्रण करने वाला कानून से। ऑप्शन सी टकसाल से संबंधित कानून से। ऑप्शन डी कृषि से संबंधित कर से। तो जवाबित का संबंध किससे था, यहाँ पे ये पूछा गया है। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, राज्य कानून से। क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो मुख्य विशेषता क्या थी, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अधिशेष लगान। ऑप्शन बी भू राजस्व। ऑप्शन सी बंदरगाहों से आमदनी। ऑप्शन डी मुद्रा प्रणाली। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 19, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए काबुल। ऑप्शन बी कंधार। ऑप्शन सी कुंदूज। ऑप्शन डी गजनी। तो जो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ क्या थी, तो यहाँ पे झगड़े की जड़ ऑप्शन नंबर बी कंधार थी। क्वेश्चन नंबर 20, दो आसपा प्रथा किसने शुरू की थी। तो ऑप्शन ए अकबर। ऑप्शन बी जहांगीर। ऑप्शन सी शाहजहां। ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यहाँ पे जो दो अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 21, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन बी सिकंदर। ऑप्शन सी शेरशाह। ऑप्शन डी अकबर। तो यहाँ पे जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो यहाँ पे ये पूछा गया। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अकबर। क्वेश्चन नंबर 22, पानीपत के युद्ध में बराबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ ऑप्शन ए उसकी घुड़सवार सेना। या ऑप्शन बी उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन सी तुल्लू गमा प्रथा। ऑप्शन डी अफगानों की आपस फूट। तो हमारा राइट आंसर हुआ, तो पानीपत के युद्ध में बराबर की जीत किसके मुख्य कारण क्या थी, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी तुलु गमा प्रथा। क्वेश्चन नंबर 23, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन ए मराठा भू राजस्व। ऑप्शन बी तालुकदारी प्रथा। ऑप्शन सी कुतुब शाही प्रशासन। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे सरजामी प्रथा किसने से संबंधित थी, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मराठा भू राजस्व प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रोमासी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। तो यहाँ ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति रानाडे। ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी वासुदेव बलवंत फाड़के। ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि जो रोमासी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, तो हमारा राइट आंसर हुआ वासुदेव बलवंत फाड़के। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ ऑप्शन ए सरकार को लगान देना बंद करना। ऑप्शन बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन सी सत्याग्रह के स्थापित। और ऑप्शन डी खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सरकार को लगान देना बंद करना। क्वेश्चन नंबर 27, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप है जो सन 1919 में है। तो ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन बी साधु द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। ऑप्शन सी जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जाति के विरुद्ध चलाया गया। ऑप्शन डी निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन। तो यहाँ पे नाई धोबी बंद सामाजिक 1919 में जो सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था वह कब चलाया गया, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किससे रद्द कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। जो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किससे रद्द कर दिया गया था, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 29, अपनी
किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो यहाँ ऑप्शन ए कार्यकारिणी कमेटी 1937 में, ऑप्शन बी कार्यकारिणी कमेटी 1942 में, ऑप्शन सी कार्यकारिणी कमेटी 1945 में, ऑप्शन सी कार्यकारिणी कमेटी 1946 में। तो ये जो कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति कब अपनाई थी? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन ए रामनाथ पुरी, ऑप्शन बी जी डी कुमार, ऑप्शन नंबर सी लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर डी तारकनाथ दास। तो जो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो शुरू किया गया था तो वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी तारकनाथ दास ने। क्वेश्चन नंबर 31, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ऑप्शन ए लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, ऑप्शन बी कामागाटा मारू घटना, ऑप्शन सी प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, ऑप्शन डी करतार सिंह सराभा को फांसी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रथम महायुद्ध को शुरू होना। क्वेश्चन नंबर 32, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? तो ऑप्शन ए कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन बी सन 1920 के बम्बई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन में, ऑप्शन सी 1918 में होने वाले प्रथम AUP किसान सभा में, ऑप्शन डी सन 1938 में नागपुर की संयुक्त AITUC और AFTUV सभा में। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 33, सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कराची। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 34, सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद गांधी जी द्वारा चलाया गया एक सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन ए कृषक वर्ग, ऑप्शन बी औद्योगिक कर्मी, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन नंबर डी मजदूर। तो यहाँ पर जो 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया जो सत्याग्रह था वह कब किया, वह किसने मतलब भाग लिया था? तो यहाँ राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी मजदूर। क्वेश्चन नंबर 35, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैप्टन मोहन सिंह को। जो INA किसके दिए जो दिमाग की उपज थी या किसने की स्थापना थी वह कैप्टन मोहन सिंह के। क्वेश्चन नंबर 36, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी वेलेंटाइन सीरोल। तो जो इंडियन अनरेस्ट का लेखक जो पूछा गया है तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वेलेंटाइन सीरोल। क्वेश्चन नंबर 37, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए मध्य भूमि स्थित का, ऑप्शन बी अंतरा पर्वतीय स्थित का, ऑप्शन सी गिरिपाद की स्थित का, ऑप्शन डी अनुसमुद्री स्थित का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर गिरिपाद की, ऑप्शन नंबर सी गिरिपाद की स्थित का। क्वेश्चन नंबर 38, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है तो क्या द्वीप लक्षद्वीप है? तो ऑप्शन ए प्रवाल उत्पत्ति का, ऑप्शन बी ज्वालामुखी उत्पत्ति का, ऑप्शन सी मृदा निरपेक्ष का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रवाल उत्पत्ति का। जो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है वो प्रवाल उत्पत्ति का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या, दूसरा संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या, ऑप्शन सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या, ऑप्शन डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या। यहाँ पे पूछा गया भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 41, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत वह है। तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो तिब्बत के मानसरोवर झील की नदी के पास का ये जो स्रोत है, तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त से सभी। क्वेश्चन नंबर 42, हिमालय की हिम रेखा निम्न के बीच है। तो ऑप्शन ए 4,500 से 6,000 मीटर पूर्व में, ऑप्शन बी 4,000 से 5,800 मीटर पश्चिम में, ऑप्शन सी 4,500 से 6,000 मीटर पश्चिम में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी 4,500 से 6,000 मीटर ऊंचाई में। हिमालय जो हिम रेखा के बीच है वो 4,500 से 6,000 मीटर ऊंचाई में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की तट रेखा। तो ऑप्शन ए 6,200 किलोमीटर लंबी, ऑप्शन बी 6,100 किलोमीटर लंबी, ऑप्शन सी 5,985 किलोमीटर लंबी, ऑप्शन डी 6,175 किलोमीटर लंबी। यहाँ भारत की तट रेखा पूछी गई है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 6,100 किलोमीटर लंबी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार स्थित हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए भिलाई, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी आसनसोल, ऑप्शन डी दुर्गापुर। तो यहाँ पे पूछा गया छोटा नागपुर के पठार स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी रांची में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 45, दामोदर नदी निकलती है। तो ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम ढाल से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर के पठार से। क्वेश्चन नंबर 46, गंगा की जलोढ़ मृदा में गहराई भूमि की सतह के नीचे का लगभग। तो ऑप्शन ए 6,000 मीटर तक, ऑप्शन बी 6,000 मीटर तक, ऑप्शन सी 8,800, यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर बी 600 मीटर, यहाँ ऑप्शन सी 800 मीटर, ऑप्शन डी 100 मीटर तक। यहाँ जो गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई है वह कितनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 600 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, तो क्या कारण है। तो ऑप्शन ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, ऑप्शन बी मध्य एशिया की ठंडी हवा, ऑप्शन सी तापमान की अति एक समानता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है वो क्या कारण है। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। क्वेश्चन नंबर 48, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी गेहूँ। तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो ऑप्शन दिया गया है किसकी अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो ऑप्शन ए संघनन के कारण, ऑप्शन बी विकिरण के कारण, ऑप्शन डी, यहाँ पे देखो बी दोनों तीनों जहाँ पे लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक एरर हो गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए संघनन के कारण, ऑप्शन बी विकिरण के कारण, ऑप्शन सी आपतन के कारण, ऑप्शन डी चालन के कारण। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी विकिरण के कारण। जो साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो वह ऑप्शन नंबर बी विकिरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका।
तो महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? तो महाद्वीप, वह सबसे बड़ा महाद्वीप ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। वैसे देखा जाए तो महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार एशिया बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एशिया नहीं दिया गया है, तो दूसरे स्थान पर अफ्रीका आता है, तो हम अपना राइट आंसर अफ्रीका ही मानेंगे। यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन और बचे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 91, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी भारत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। जो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, गलत। ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा क्षेत्र गरज के साथ वर्षा का मध्यमान, गलत ये भी है। ऑप्शन सी मानसूनी क्षेत्र पूरे साल की वर्षा, ये राइट आंसर हुआ सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े वर्षा, ये गलत हुआ। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी मानसूनी क्षेत्र। सॉरी यहाँ पे दिया है मानसूनी क्षेत्र पूरी साल भारी वर्षा, नहीं, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी भूमध्य क्षेत्र, जो गरज के साथ वर्षा मध्यमा में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, मोना लोआ उदाहरण है। तो मोना लोआ किस तरह का ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन बी प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन सी निर्वृत्त ज्वालामुखी, ऑप्शन डी ज्वालामुखी क्षेत्र का में पठार का। तो मोना लोआ एक प्रकार का एग्जाम्पल जो है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कोयले का सामान्य प्रकार है। तो सामान्य प्रकार पूछा है कोयले का। तो ऑप्शन ए बिटुमनी, ऑप्शन बी अर्ध बिटुमनी, ऑप्शन सी एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर डी कोक। तो यहाँ कोयले का सामान्य प्रकार पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए बिटुमनी। क्वेश्चन नंबर 13, रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें ऑप्शन ए चूना पत्थर होता है, ऑप्शन बी साइनाइट होता है, ऑप्शन सी ग्रेनाइट होता है, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर होता है। तो यहाँ पे 13 रोसा का प्रारूपिक विकास उस भाग में होता है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, हमारा राइट आंसर हुआ। जो ग्रेनाइट का जो प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहाँ पे चूना पत्थर होता है। क्वेश्चन नंबर 57, अवसादी शैलों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी ये शैलें अक्रिस्टलीय हैं, ऑप्शन सी ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ऑप्शन डी ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। तो यहाँ पे यही सही दिया गया, गलत है कि अवसादी शैल कौन सा कथन सत्य है? तो ये अवसादी शैल, ये शैल जल में नहीं निर्मित होती है, लेकिन ये निर्मित होती है। तो यहाँ पे पूछा गया असत्य, तो ये हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, ये शैलें जल में नहीं निर्मित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 58, टीन मिलता है ऑप्शन ए प्लासर निक्षेपों से, ऑप्शन बी कायांतरित से, ऑप्शन सी अल्पशीलिक आग्नेय शैलों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टीन मिलता है, किससे मिलता है? ऑप्शन ए प्लासर निक्षेपों से। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए प्लासर निक्षेपों से। क्वेश्चन नंबर 59, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें पूछा गया है ऑप्शन ए बंध मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन बी मृदा वातित होती है, ऑप्शन सी मृदा अपरदन होती है, ऑप्शन डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पे मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम पूछा गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा।
तो वहाँ पे 60 का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अपनाया गया है, तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान प्रस्तावना आरंभ होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों में, ऑप्शन बी जनता के जनतंत्र शब्दों में, ऑप्शन सी जनता के लोकतंत्र शब्दों में, ऑप्शन डी हम भारत के लोक शब्दों में। तो भारत में जो लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान प्रस्तावना आरंभ होती है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोगों शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए संवैधानिक के अनुच्छेद में 12 से 35, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो यह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो कब है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 63, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। तो एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो कब कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमणों के आधार पर, ऑप्शन सी युद्ध के आधार पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कारणों के आधार पर। तो यहाँ पे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है? तो हमारा राइट आंसर हुआ डी, उपरोक्त सभी कारणों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 66, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो कब हो सकता है? केवल राज्यसभा में, ऑप्शन बी केवल लोकसभा में, ऑप्शन सी एक साथ दोनों सदनों में, ऑप्शन डी दोनों सदनों के संयुक्त में। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो वो कब हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो क्वेश्चन नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक एक मंत्री पद का आसीन रह सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 3 महीने तक, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष तक, ऑप्शन डी इन कोई समय निर्धारित नहीं। तो यहाँ पे जो सदस्य के कोई बिना भी व्यक्ति कब तक अपने मंत्री पद पर आसानी रह सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने में। क्वेश्चन नंबर 69, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 4 महीने का, ऑप्शन बी 6 महीने का, ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। नहीं, समय के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। वो कब होना चाहिए, कितने होना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो ऑप्शन ए बिहार तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार तथा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न जो पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर हुआ
ऑप्शन नंबर ए बिहार तथा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 71, न्यायिक पूरा अवलोकन का अर्थ यह है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन ए जो कि सभी प्रकरणों में पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों को समालोचन कर सकता है। ऑप्शन डी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है तो उसका उच्चतम न्याय क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी केंद्र सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची पर, ऑप्शन डी शेषाधिकारों पर। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची पर। जो पंचायती राज का विषय है वह किस पर रखा गया है? वह राज्य सूची विषय पर। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए संविधान लिखित, ऑप्शन बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने की अधिक प्राप्त है, ऑप्शन डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पे पूछा गया भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो ऑप्शन ए समाजवादी व्यवस्था पर, ऑप्शन बी आश्रित अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी पूंजीवादी व्यवस्था पर, ऑप्शन डी गांधीवादी व्यवस्था पर। तो यहाँ पे भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है ये पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, योजना आयोग एक है। तो यहाँ ऑप्शन ए मंत्रालय है, ऑप्शन बी शासकीय विभाग पर, ऑप्शन सी परामर्शदायी संस्था पर, ऑप्शन डी स्वशासित निगम पर। तो योजना आयोग जो है वो हमारा राइट आंसर हुआ परामर्शदायी संस्था पर। जो योजना आयोग है वो परामर्शदायी पर है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो स्रोत क्या है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी रेलवे कर, ऑप्शन डी चुंगी कर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो यहाँ पे क्या रही है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, ऑप्शन बी बेरोजगारी में कमी के संबंध में, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, ऑप्शन डी असमानता में कमी के संबंध में। तो यहाँ पे पूछा गया है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो क्या रही संतोषजनक? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 79, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। तो क्या प्राथमिकता देती है 8वीं पंचवर्षीय योजना? ऑप्शन ए रोजगार बढ़ाने पर, ऑप्शन बी आयात, ऑप्शन सी उद्योग बढ़ाने में, ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए रोजगार बढ़ाने को। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता दी गई थी तो वो रोजगार बढ़ाने को बोला गया था, उसमें वहाँ पे प्राथमिकता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 80, विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन ए रुई तथा शक्कर उद्योग, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी जूट तथा रुई उद्योग, ऑप्शन डी कागज तथा लोहा उद्योग। तो यहाँ विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी जूट तथा रुई उद्योग। यहाँ पे हम लोग 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी अभी
20 क्वेश्चन और बचे हम, तो चलिए बने रहे ऐसे वीडियो के लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 81, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी जंगल, ऑप्शन डी विदेश। तो भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत भारत का ये ऑप्शन नंबर ए उद्योग। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ऑप्शन ए जूट उद्योग, ऑप्शन बी लोहा तथा इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन डी शक्कर उद्योग। तो यहाँ भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 83, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो ऑप्शन ए चावल का, ऑप्शन बी चाय का, ऑप्शन सी तिलहन का, ऑप्शन नंबर डी दाल का। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक क्या है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी दाल का। क्वेश्चन नंबर 84, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ऑप्शन ए नांगल में, ऑप्शन बी सिंदरी में, ऑप्शन सी आलवे में, ऑप्शन डी ट्राम्बे में। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी सिंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक सामान्य शुष्क सेल जो विद्युत अपघट्य होता है वह ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर अमोनिया क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो जो डायनमो होता है तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसका ये काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है क्योंकि? ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक, ऑप्शन बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकट होती है, ऑप्शन सी नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, ऑप्शन डी वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्घ्य को लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। तो हमारा आकाश का नीला रंग लगता है क्योंकि वह लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकट होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, 1 माइक्रोन बराबर है। तो ऑप्शन ए 1/10 मिमी, ऑप्शन बी 1/100 मिमी, ऑप्शन सी 1/1000 मिमी, ऑप्शन डी 1 मिनट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 88 का क्या क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1/10 मिमी, ऑप्शन नंबर बी 1/100 मिमी, ऑप्शन सी 1/1000 मिमी, ऑप्शन डी 1/10,000 मिमी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1/1000 मिमी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता, ऑप्शन बी निम्न पारगम्यता, ऑप्शन सी शून्य पारगम्यता, ऑप्शन डी अनंत पारगम्यता। तो यहाँ पे अतिचालक का लक्षण पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी अनंत पारगम्यता। वर्ष दीर्घतम होता है। तो वर्ष दीर्घतम होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए प्लूटो पर, ऑप्शन बी गुरु पर, ऑप्शन सी नेपच्यून पर, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी पर। तो वर्ष दीर्घतम होता है तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए प्लूटो पर। क्वेश्चन नंबर 91, वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण है। तो ऑप्शन ए द्रव का घनत्व, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव,
ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन डी गुरुत्व। तो वर्षा की बूंद की जो गोल की आकृति होते हैं वो किस तरीके का होता है, तो वो किस है। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। जो वर्षा की बूंद की जो गोल होती है उसकी आकृति किस कारण होती है, वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 92, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर। तो ऑप्शन ए, आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। ऑप्शन बी, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। ऑप्शन सी, आप अनंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन डी, आप कमरे को न तो गर्म न तो ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर तो क्या कर सकते हैं, आप अनंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका एक्सप्लेन दिया गया है। फ्रिज का दरवाज़ा खुला रखने पर फ्रिज पूरे कमरे को ही ठंडा करने की कोशिश करता है, ना कि खो जाता है, जिसमें उसमें लगे कूलेट तेजी से लगने लगते हैं अतः कम प्रेशर और अधिक ऊर्जा लेने लगता है। कम प्रेशर और कूलेट तेजी से कार्य करने लगता है और ज़्यादा ऊष्मा कमरे में छोड़ते हैं। बताओ, अभी ये ठंडा करने की कोशिश करता था, ऐसा किया नहीं है, कोशिश कर रहा है बट लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादा ऊष्मा कमरे में छोड़ते हैं जिससे फ्रिज जो तापमान कम कर रहा है वही वापस गर्मी के रूप में कमरे में आ जाती है, अतः धीरे धीरे कमरा थोड़ा गर्म हो जाता है। ये एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 93, किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया था। तो ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी पिच ब्लेंड, ऑप्शन सी रूटाइल, ऑप्शन डी हेमेटाइल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पिच ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 94, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों पर, ऑप्शन डी उपयुक्त किसी पर नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 95, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया है। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए CaSO4, ऑप्शन बी CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन सी 2CaSO4H2O, ऑप्शन डी ब्रैकेट में CaSO4H2 × H2O। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CaSO4 2, यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट में CaSO4 ब्रैकेट 1 2 × H2O हमारा राइट आंसर हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 96, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी टार्टेरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा किस कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हुआ साइट्रिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर 97, वायु एक है, ऑप्शन ए यौगिक है, वायु बी तत्व है, सी मिश्रण है, ऑप्शन डी विद्युत अपघट्य है। तो वायु एक क्या है, वायु एक प्रकार का मिश्रण है। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन ए जल में अधिक विलय होता है, ऑप्शन बी हल्के पीले रंग का होता है, चूर्ण है, ऑप्शन सी ऑक्सीकारक है, ऑप्शन डी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है। तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए जल में अधिक विलय होता है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, पारद धातु मिश्रण है। तो ऑप्शन ए अति रंगीन मिश्र धातु होती है, ऑप्शन बी कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, ऑप्शन सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ऑप्शन डी अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पारद युक्त मिश्रण होती है। तो पारद धातु क्या होती है, पारद एक युक्त मिश्र धातु होती है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी।
सी। यहाँ पे 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि माँ पौधे की भांति पौधा होता है। तो ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए बीजों से, ऑप्शन बी तना काट से, ऑप्शन सी इन दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हम लोग यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और जो अगर आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कोई और वीडियो भी चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं उस जो आप बोलेंगे उसकी वीडियो मैं बना के आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू।